केंद्र सरकार जल्द ही बजट 2026-27 पेश करने वाली है। सरकार अब घाटे से आगे बढ़कर डेब्ट कंट्रोल की रणनीति अपनाने जा रही है, जिससे योजनाओं से लेकर राज्यों के हिस्से तक सब कुछ बदल सकता है। यानी बजट 2026 में सवाल टैक्स का नहीं बल्कि कर्ज का होगा। आज के सेशन में हम इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं कि आने वाले बजट में सरकार क्या बदल सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि यूपीएससी के लिए जरूरी सभी विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है आपको मात्र 24,999 रुपए में। ये कोर्स होगी स्टूडियो से लाइव यानी ऑनलाइन, तो आप तुरंत डाउट्स भी अपने पूछ पाएंगे और तुरंत उसका सॉल्यूशन भी पा लेंगे। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में मिलने वाला है। तो आखिर जीएस स्टूडियो के फाउंडेशन बैच कब शुरू हो रहे हैं? देखिए, हिंदी का बैच शुरू हो रहा है 3 फरवरी से, इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 4 फरवरी से और हिंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 5 फरवरी से। इंग्लिश मीन्स क्लास कराई जाएगी हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब आप ये भी ध्यान रखें कि ये कोर्स आप एक बार में, अगर आप इसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे ईएमआई में भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं गीत कैपिटल लेटर में, जिससे आपको इसमें और डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप लिंक पर जैसे ही विजिट करेंगे वहां पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा जीएस स्टूडियो कोर्स का, उसमें आप ये कूपन यूज करेंगे तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई क्वायरी या इस कोर्स के बारे में कुछ भी जानना है आपको तो कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीदा और पढ़ते पढ़ते आपका मन बदल गया और आप चाहें कि ऑफलाइन क्लास करें आप दृष्टि की, तो अगर आप दृष्टि की किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर ऑफलाइन क्लास करेंगे तो वहां की फीस में ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, मिल रहा है बिल्कुल फ्री, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में व्यक्ति ऑफलाइन क्लासेस भी जाकर तैयारी कभी कभी करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का सेशन हमारा संबंधित है कि आने वाले बजट में, केंद्रीय बजट में सरकार यानी 2026-27 वाले बजट में सरकार क्या बदल सकती है, क्या बदलाव ला सकती है। तो मेजर 3 बदलावों की बात चल रही है। पहला कि अब तक क्या करती थी सरकार, घाटे पे ध्यान देती थी, उसका जो फिजिकल डेफिसिट था, राजकोषीय घाटा था, वो उसे कम करने की शपथ लेती थी। अब सरकार का ध्यान कर्ज को कम करने पर आ गया है, यानी सरकार अब राजकोषीय घाटे को कम करने से, राजकोषीय घाटे को कम करने से आगे सोचेगी किस बारे में, कि उसका कर्ज कम हो, डेब्ट रिडक्शन के बारे में सोचेगी सरकार। कर्ज को कम करने के बारे में सोचेगी, जिसे कहा जाता है डेब्ट रिडक्शन। इसे हम थोड़ा सा समझते हैं, क्या है ये डेब्ट रिडक्शन या राजकोषीय घाटे की जब हम बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, ये क्या है। ठीक है, राजकोषीय घाटा, इसका मतलब कि सरकार जिन चीजों में खर्च कर रही है वो ज्यादा है, जबकि सरकार के पास जो आय है जैसे टैक्स, ये कम, ऐसी स्थिति। ठीक है, तो पहले सरकार राजकोषीय घाटा घटाने की शपथ लेती थी, यानी जो खर्चा है उसका सरकार का, अब तक सरकार क्या करती थी कि उसका जो खर्चा है उसे टैक्स यानी आय से कम रखना है, खर्चे को कम रखना है टैक्स या आय से। ठीक है, ऐसा सरकार अभी तक सोचती थी। अब केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है कि यह तो ध्यान रखना ही है, लेकिन अब यह भी ध्यान रखना है कि उसका कुल कर्ज भी क्या हो, कम हो। उसने जो कुल कर्ज लिया है उसे भी वह कम करे, यानी अब सरकार इससे आगे बढ़कर अपने कुल कर्ज को, डेब्ट को कम करने की ओर काम करेगी, कम करने की कोशिश करेगी। ये सरकार ने इस बार के बजट में लक्ष्य रखा है। बजट में खर्च को ऐसे तरीके से घटाया जाएगा या ऐसे तरीके से घटाया बदला हुआ दिखाया जाएगा जिससे कुल सरकारी ऋण में कमी दिखाई दे। इसके लिए सरकार कई तरीके के उपायों को अपना सकती है कि कैसे उसका डेब्ट रिडक्शन ये कम होगा। वैसे आईएमएफ जैसी कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने सरकार के लिए, भारत सरकार पर इस ओर दबाव दिया है कि उसका जो कुल खर्च है, कुल कर्ज है, डेब्ट है,
वो जीडीपी की तुलना में, जीडीपी की तुलना में कम तो हो रहा है, लेकिन सरकार को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को अपनी कर्ज को कम करने की जरूरत है। सरकार उस पर ब्याज बहुत ज्यादा दे रही है। किसी भी डेप्ट पर कर्ज लेगी तो उस पर ब्याज भरना पड़ता है। ब्याज भरना उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पर आप कह सकते हैं फाइनेंशियली लिहाज से, आर्थिक लिहाज से सही नहीं है। दूसरा, संसाधन बांटने में केंद्र राज्य संबंध बदल सकते हैं। अभी तक संसाधनों को लेकर जो बंटवारा चल रहा था, तो दूसरा है संसाधनों को बांटने में क्या बदल सकते हैं? केंद्र राज्य संबंध बदल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये भी था। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए, जो बजट 2026-27 आने वाला है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे पहले जो लागू था, जैसे हम 14th फाइनेंशियल कमीशन की बात करें, बजट 2026-27 16वीं वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। 16th फाइनेंशियल कमीशन वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा, इससे पहले वाले बजट में जो 14वीं वित्त आयोग थी या 14वां वित्त आयोग था, उसने राज्यों को टैक्स का हिस्सा बढ़ा दिया था। ठीक है, 14वीं वित्त आयोग ने राज्यों को टैक्स का हिस्सा जो था बढ़ा दिया था। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा? 16th वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर देखने को मिलेगा कि राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, किस तरह बांटा जाएगा, ये बदल सकता है। ठीक है, तो राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, और किस तरह से मिलेगा, ये क्या होगा? ये बदल सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी सरकार क्या कर सकती है? सरकार या तो देखिए, इसमें सरकार की जो योजनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, राज्यों और केंद्र सरकार दोनों के बंटवारे को लेकर। तो राज्य दोनों के बजट की योजनाएं, जैसे बजट में जो भी योजनाएं शामिल होंगी उनमें चेंज कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। इससे केंद्र और राज्य दोनों, यहाँ पर है केंद्र और राज्य, इन दोनों की जो योजनाएं हैं, खर्च है, उनकी रणनीति में बदलाव आ सकता है। ठीक है, तो योजनाओं व खर्च दोनों के, केंद्र व राज्य, सेंट्रल और स्टेट इन दोनों की योजनाओं व खर्च, योजनाओं व इससे जुड़ा हुआ खर्च, इसकी रणनीति में बदलाव आ सकता है। ठीक है, इसकी रणनीति में चेंज, तो इससे केंद्र व राज्य दोनों की बजट की योजनाएं, खर्च, रणनीति में बदलाव आ सकता है। तीसरा कदम उठाने वाली है सरकार। क्या तीसरा कदम है? ध्यान रखें, वो ये है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स हो, तो केंद्र सरकारी योजनाओं में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। केंद्र सरकार या केंद्र सरकारी योजनाओं में बड़ा बदलाव आ सकता है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि कितने परसेंट की बात की गई है, आज केंद्र सरकार की यदि हम बात करें तो अधिकांश खर्चे इसके सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जा रहे हैं, ऐसा देखने को मिला है। चाहे वो रोजगार से संबंधित स्कीम्स हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित स्कीम्स हो, चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई, तो रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, इनसे जुड़ी हुई जो स्कीम्स हैं, इनमें अधिकांश पैसा सरकार का खर्च हो रहा है, अधिकांश खर्चे इन्हीं पे जा रहे हैं। लगभग ऐसा माना गया है कि बजट का 24% हिस्सा, ऐसा देखा गया है कि लगभग 24%, लगभग लगा लीजिए 24% हिस्सा बजट का इन्हीं स्कीम्स में। कितनी स्कीम्स है? सेंट्रल सेक्टर की, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो लगभग 54 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और लगभग 260
सेंट्रल सेक्टर्स स्कीम में 24% बजट का हिस्सा खर्च होता है। ठीक है, तो इन योजनाओं की समीक्षा के आधार पर सरकार इन्हें बदल सकती है। क्या क्या बदल सकती है ये भी जानेंगे। सरकार इन योजनाओं की समीक्षा के आधार पर क्या बदलाव ला सकती है, यानी समीक्षा के आधार पर बदल सकती है। क्या बदल सकती है सरकार? या तो कुछ योजनाओं को मर्ज कर सकती है, कुछ योजनाओं को मर्ज कर सकती है, या तो कुछ योजनाओं को बंद कर सकती है, और या तो कुछ योजनाओं को छोटा कर सकती है। तो कुछ योजनाओं को मर्ज कर सकती है, कुछ योजनाओं को छोटा कर सकती है, कुछ योजनाओं को बंद कर सकती है, बंद कर सकती है। ठीक है, बंद कर सकती है, या फिर कुछ योजनाओं में राज्यों का हिस्सा बढ़ा सकती है। ठीक है, या तो कुछ राज्यों में क्या कर सकती है सरकार? राज्यों का हिस्सा बढ़ा सकती है। ठीक है, कुछ योजनाओं को जब मर्ज करेगी, छोटा करेगी, राज्यों का हिस्सा बढ़ जाएगा, कुछ योजनाओं को बंद कर देगी, तो सरकार के पास जो पैसा है वो थोड़ा सा बचने लगेगा, और सरकार के पास जो पैसे बचेंगे सरकार उसका पूंजीगत व्यय करेगी। पूंजीगत व्यय। अब आप यहां पूछेंगे पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय वह सरकारी पैसा है, सरकार वहां भी उसे व्यय करती है जिसका लाभ सरकार को लंबे समय तक मिले, जैसे सड़क, पुल, शिक्षा से संबंधित योजनाएं, और जितनी भी वो स्कीम्स हैं जिनका आगे आने वाले भविष्य में कई सालों तक सरकार उपभोग कर सकती है, उस प्रकार के व्यय को पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो हमने देखा भी, जैसे अवसंरचना निर्माण का अगर कार्य करती है सरकार, तो इसे पूंजीगत व्यय के रूप में देखते हैं। सड़क, पुल, रेलवे, एयर, ठीक है, इन सब स्कीम्स में अगर सरकार निवेश कर रही है तो हम कहेंगे कि ये पूंजीगत निवेश के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पूंजीगत खर्चे, जैसे ढांचे से संबंधित, बुनियादी जरूरतों से संबंधित, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार अगर कहीं सरकार व्यय कर रही है तो उसे पूंजीगत व्यय। तो सरकार इन सब चीजों में कटौती करके पूंजीगत व्यय की ओर ध्यान दे सकती है। ठीक है, ये थे मुख्य मुद्दे। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम आप इतना सारा लिख रही हैं, ये है क्रक्स। केंद्र सरकार का फंड बांट या आप कह सकते हैं कि बंट सकता है। ये तीन चीजें हैं, आपको नोट कर लेने, तीनों के बारे में डिटेल से हमने यहाँ पर चर्चा भी की है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। टैक्स बदलाव अब कम ही देखने को, क्योंकि देखिए इतने लंबे समय से टैक्स में बदलाव तो अब हो रहा है, इसकी 26-27 में कम होगा। अगर टैक्स में बदलाव कम होगा इसका मतलब क्या है कि सरकार को कर्ज का प्रबंधन जरूरी है। अब सरकार पर जो भी कर्ज है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, खर्च को कम करने की जरूरत है, ताकि आम योजनाओं में सरकार ज्यादा ठीक तरीके से ध्यान दे पाए, दीर्घकालिक निवेश करके ढांचे को बेहतर कर पाए। आगे बढ़ते हैं और हमारे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बजट 2026 में सरकार किस पर अधिक जोर दे सकती है? ऑप्शन ए, टैक्स दरों में कटौती, ऑप्शन बी, सब्सिडी में वृद्धि, ऑप्शन सी, कुल सरकारी कर्ज कम करने पर, ऑप्शन डी, वेतन आयोग लागू करने पर। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।